गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं GN11 का प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तो लास्ट वाले जो वीडियो हुआ था उसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस करे थे। इस क्लास में हम लोग उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और चूंकि हम GN11 को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि थ्योरी पहले एक टॉपिक एक सेक्शन का थ्योरी बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी GN11 का प्रॉब्लम होगा उसको कर लेंगे, फिर थ्योरी फिर प्रॉब्लम। तो आज जो है वो लास्ट क्लास में जो थ्योरी बताया गया था उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। और GN11 का मैं अब आज के क्लास में इस सेक्शन का सारा प्रॉब्लम लिया हूँ। मैं इसलिए कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम का कितना वेराइटी है इसमें। और अगर आप खुद से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से कर रहे हैं बट आपको प्रॉब्लम स्टिल प्रॉब्लम है, तो आपको इंटीग्रेशन को कंसोलिडेट करने के लिए ये बहुत अच्छा रेफरेंस बुक होगा। तो अगर आप लेना चाहें तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है। और आप कोई भी बुक अपने चॉइस का कोई भी पब्लिशर चूज कर सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग पब्लिशर अरिहंत में, GKP और CBS पब्लिकेशन में अवेलेबल है। प्राइस वाइज अरिहंत रिलेटिवली सस्ता रहता है, बट अगर क्वालिटी वाइज कहें, प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह की बात करें, कंटेंट सारे में सेम होगा, जो आपको मन करे वो ले सकते हैं। प्रिंटिंग वगैरह का, पेपर वगैरह का क्वालिटी CBS का सबसे अच्छा होता है। ये CBS पब्लिकेशन का है। और अगर आप नहीं बुक खरीदना चाह रहे तो आप PDF ही ले सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, सक्षम_मैथ्स। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जाके चैनल पे भी शेयर करा गया है PDF, तो आप उसको एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस बुक के बारे में बता दूँ। ये बुक जो है GN वर्मन, ये बेसिकली मीर पब्लिकेशन, या देखिए मीर पब्लिकेशन मास्को से मास्को में पब्लिश होता था पुराने ज़माने में जब USSR हुआ करता था। तो अब ये पब्लिश नहीं होता है। लास्ट टाइम ये शायद 1978 में पब्लिश हुआ था और उसी का रीप्रिंट चल रहा है। इसमें 4465 प्रॉब्लम्स है और ये सारा कैलकुलस के हर एक सेक्शन का प्रॉब्लम है। ऑल तो JEE में सारा सेक्शन जरूरी नहीं है, इसीलिए सारा पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक जैसे कि लिमिट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी मटेरियल अगर बना रहे हैं, आप इसका अगर प्रॉब्लम देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसी से कहीं किसी न किसी तरह से वो लिया गया है। डिफ्रेंसिएशन के लिए भी बहुत अच्छा बुक है। डिफ्रेंसिएशन का मैं वीडियो ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो आप उसको देख सकते हैं। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन भी है, बट डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो JEE के ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये स्टार्ट होता है 1676 से यहाँ तक, तो करीब करीब 555 प्रॉब्लम्स है। इसमें से 300 प्लस प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा। और जो स्किप भी कर रहा हूँ वो वैसा ही प्रॉब्लम होगा, जो मतलब सिमिलर प्रॉब्लम होगा और आसानी से करने लायक होगा। इन केस अगर उसमें से भी अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको फ्यूचर वीडियो में इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस करा जा चुका है। ये सारा फॉर्म मैं पहले ही बता दिया कि ये सब सारा फॉर्म जो है वो x⁴n dx x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c का है। बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना वेरिएशन प्रॉब्लम में है। तो इसको हम लिख सकते हैं x½ dx, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1 dx। एक और चीज़, ये सारा वीडियो टाइम स्टाम्प्ड है। टाइम स्टाम्प्ड का मतलब कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको जो जो जिस प्रॉब्लम को देखना है आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ पे चले जाइएगा। तो आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। तो ये बताना था लास्ट, अब शुरू कर लेते हैं। x⁴3/2 और 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 प्लस c। सॉरी, यहाँ पे dx नहीं होगा, प्लस c। तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। अब देखिए, इस वाले में आपको थोड़ा सा पेशेंटली करना है प्रॉब्लम। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x⁴n, और इसको हम लिख सकते हैं 1/m dx। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x⁴n/m dx। अब ये हमारा पावर हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n/m+1 और नीचे में n/m+1 प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हो जाएगा x⁴m
n प्लस एम अपॉन एम, और नीचे में भी क्या हो जाएगा n प्लस एम अपॉन एम प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो इस m ऊपर चला जाएगा और m को पहले लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा m प्लस एन बोलना ज़्यादा इजी है, x, और ऊपर में भी क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन एम प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम सिंपल है बट थोड़ा सा वेरिएशन है ऑब्वियसली। ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी कराया जा चुका था। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -2 dx लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे तो -2 + 1 और -2 + 1 सॉरी प्लस सी, और ये हो जाएगा नीचे माइनस और फिर नीचे ये आ जाएगा 1/x प्लस सी। वैसे आपको अगर डिफ्रेंसिएशन याद हो तो देखे होइएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x²। तो 1/x का माइनस इधर चला जाएगा और 1/x हो जाएगा, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब आप दिमाग में रख भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसको डायरेक्टली भी अगर रखेंगे दिमाग में तो आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप कर भी सकते हैं, तो तरीका पता है तो अगर नहीं भी अगर दिमाग में रखें तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है रिलेटिवली। ये a⁴x के फॉर्मेट में है। तो a⁴x के फॉर्मेट में है। इंटीग्रेशन जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में देखते थे, e⁴mx का डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो होता था m(e⁴mx) dx। सिमिलरली अगर हम e⁴mx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁴x का तो सेम ही होता है, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो चीज़ हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसको अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं e⁴x ln 10। ln का मतलब हम ये लिख रहे हैं ln log e⁻10, इसी को हम लोग लिखते हैं ln 10, और ये dx है। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो e⁴x ln 10 और अपॉन ln 10 प्लस सी। इसको फिर से लिख सकते हैं 10⁴x अपॉन ln 10 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ऑब्वियसली इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता लिख सकते हैं, जो a⁴x dx इसका होता है a⁴x अपॉन ln a प्लस सी। ये ln है, माइंड इट। इसको लॉग वैसे लिखने के लिए हम log a भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जैसा कि पहला क्लास में भी हम बोले थे कि कैलकुलस में जब तक अनटिल स्टेटेड अदरवाइज लॉग का मतलब हमेशा बेस ई ही होता है। तो अगर लिख दिए तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, और अगर नहीं लिखे तो भी प्रीअज्यूम्ड है। और एल लिखने से वो हमारा प्रिजम्पशन का केस खत्म हो जाता है, क्योंकि एल का मतलब ही होता है लॉग टू द बेस ई होता है। ठीक है, नेचुरल बेस। अब ये देखिए, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा ये लग रहा हो, बट प्रॉब्लम बहुत इजी है। इसको अगर हम करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बचपन में सीखे थे a⁴m और b⁴m। तो हम लोग क्या लिख देते थे, ab⁴m लिख देते थे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दोनों पावर x है तो हम लिखेंगे ae और इसका पावर x dx। और अभी हम देखे हैं a⁴x dx का फॉर्मूला, a⁴x dx। अब a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो a⁴x का फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर वेरिएबल और एक कांस्टेंट रहता तो उस केस में हमको थोड़ा केयर करना होता। तो इसको हम लोग a⁴x अपॉन ln a प्लस सी बोले हैं, तो यही चीज यहाँ पे आप लगाइए, a e होल का पावर x अपॉन ln a e। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हम लिख देंगे e⁴x, नीचे में ln log का जो फॉर्मूला होता है ln log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो इसी तरीके से हम इसको ln a प्लस ln e, और चूंकि ln जो है वो बेसिकली log टू द बेस e ही है, ln e बेसिकली क्या है, log टू द बेस e, तो e बेस मिलके 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a⁴x e⁴x और ln a प्लस 1। बेटर होगा कि आप 1 को पहले लिखें, बस दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज रिजल्ट जो है वो दोनों ही सेम है और सही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये सारा इजी प्रॉब्लम है, और जैसा मैं बताया वो टाइम स्टैम्प तो है ही, प्लस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे पॉज करके और खुद से आप ट्राई कीजिए, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आप देखिए कि क्या है। और चूंकि मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ और उसमें रिलेटेड फॉर्मूला क्या यूज़ होना है क्या है,
और कैलकुलस में क्या है कि आपको अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला, लॉगरिदम वगैरह का बेसिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला, ये सब आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, एक पेपर पे सारा लिख के साथ में रख लीजिए, और उसके बाद जब प्रॉब्लम बनाइएगा उसको बार बार देखिए, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है दिमाग में फॉर्मूले को सेट करने का। ऐसे नहीं कि आप क्रैम करना शुरू करें, क्रैम करके आपको याद नहीं कर सकता है। तो आप फॉर्मूले को बार बार देखिए, उसको यूज़ कीजिए, पेन से हाथ से लिखिए। तो उससे क्या होगा कि आप बार बार जब लिखिएगा अपने आप वो दिमाग में इंटरनलाइज हो जाएगा। इसका भी देखिए, इसका अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूं। हम लोग डेरिवेटिव्स में सीखे थे, क्या सीखे थे, रूट एक्स डी एक्स। इसका क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता था डेरिवेटिव। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रूट एक्स आ जाएगा, तो आंसर हमको पहले पता चल गया। लेकिन अगर हम जब बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लिए, और ये 1/√x dx है, इसको 1/2 बाहर। अब x रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर 1/2 dx, इसको 1 और x को अब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस dx। अब इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस हाफ प्लस 1/-1 प्लस c। तो देखिए क्या हुआ, हाफ और ऊपर में x का पावर हाफ और नीचे में हाफ, ये हाफ से ये हाफ कट गया, प्लस सी, तो ये क्या आ गया, रूट एक्स प्लस सी। और चूंकि हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसमें एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, जो कि कन्वेंशन है, और इसका रीजन भी हम बता चुके हैं, क्योंकि ये सारा इंटीग्रेशन बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन है। तो अप्रॉक्सीमेशन है, इसलिए हम लोग उसमें एक सी ऐड करके उस अप्रॉक्सीमेशन को जस्टिफाई करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 आप जैसे जैसे आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आप इन डेप्थ जाइएगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्टिंग में अगर सब कुछ अगर आपको बताना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आप डर जाइएगा और फिर आप बनाने में हिचकिचाने लगिएगा, जो कि बहुत गलत होगा। तो आप अभी धीरे धीरे करके कीजिए, और ये बहुत अच्छी किताब है। और प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ईजी सा है। इस क्वेश्चन को देने का मेन मोटो क्या है, इस क्वेश्चन को देने का मेन मोटो है कि अगर एच डी एच यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वेरिएबल हमारा सिर्फ ये है और बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हमको सिंपली क्या करना है, सो देखिए, इंटीग्रेशन डी एच, और हम क्या करेंगे, रूट 2g को अलग करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसको हम लिखेंगे 1/√2g, और ये हो गया 1/√h dh। अब इसको हम जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे हम इसको कर लेंगे, तो 1/√2g, और ये हो जाएगा 1/h हाफ dh। इसको हम लिखेंगे, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो या आया हो, उसी के लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2√g और h का पावर -हाफ प्लस हाफ अपॉन -हाफ प्लस हाफ प्लस c। इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/√2g, और यहाँ पे क्या आ गया, √h, और नीचे में क्या आ गया, 1/2 प्लस c। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ के बदले यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है। तो अगर हम इसको थोड़ा घेर के यहाँ पे 1/√2g, ऊपर में है √h और नीचे में हाफ था तो ऊपर चला गया, वो बन गया 2, और ये कुछ नहीं है, अब प्लस c। इस 2 से हम इस √2 को कट कर सकते हैं, तो ये ऊपर में बेसिकली बचेगा √2h अपॉन √g प्लस c। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले तो √2h अपॉन g प्लस c आंसर। ये सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज ये √h का तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे 1/√x, तो जैसे वहाँ पे होता था 2, इसका सीधा हो जाएगा 2√x प्लस c। अगर डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते थे तो √x का करते थे 1/2√x, तो 2√x का मतलब √x हो जाएगा, इसी तरह से √x का इधर में 2 आ गया, तो ये 2 समझिए कि यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। तो एज सिंपल एज दैट।
तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये देखिए, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। 3.4 को हम बाहर ले लेंगे, x का पावर माइनस 0.17 dx। अब इसको लिखेंगे 3.4 x टू द पावर माइनस 0.17 प्लस 1 माइनस 0.17 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 3.4, नीचे में क्या आ जाएगा 83.83 और ऊपर में भी x पे आ जाएगा 0.83 और प्लस c। ये कैंसिल नहीं होगा डायरेक्टली, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं 3.4 और 0.83। अगर सिंप्लीफाई होगा तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और अल्टीमेटली हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो यही इसका मोटो है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वेरिएबल चेंज हो गया, तो जो वेरिएबल जैसा रहेगा, अब देखिए दो टर्म है, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 du माइनस 2u du। तो u हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जनरली x होता है, बट और भी वेरिएबल हो सकता है। और वैसे इस वेरिएबल के बारे में जब लिमिट, आप अगर इस जीएन वर्मन का बुक अगर लिमिट देखिएगा तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करा हुआ है कि कौन कौन सा क्वांटिटी को बुक में वेरिएबल लिया गया है और किस किस क्वांटिटी को कांस्टेंट लिया गया है। वहाँ पे u को वेरिएबल लिया गया है, मेंशन करा हुआ है क्लियरली। अब इस 1 को हम लोग क्या सोच सकते हैं, u टू दी पावर 0। तो वैसे भी अगर कुछ नहीं 1 है तो उसका सीधा सिंपली u हो, जैसा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का विदाउट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, u का पावर 0 प्लस 1 अपॉन, होता ऐसे ही है, बट हम चूंकि प्रैक्टिस होने के बाद हम लोग उसको स्किप कर लेते हैं, u du। तो ये हो गया u माइनस 2 u का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। अभी मैं सारा स्टेप लिख रहा हूँ, बट u को हम डायरेक्टली यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। चूंकि पहला प्रॉब्लम सेशन है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्वेंटेड होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हो, बट आप जैसे जैसे थोड़ा सा सीखिएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया u माइनस यू स्क्वायर प्लस सी। इसका आंसर वहाँ से ही दिख रहा था, बट लिखने का आदत डालिएगा तो आपको बहुत सारा दिमाग में एक वायरिंग होता है, न्यूरॉन्स है ना, तो न्यूरॉन्स में पूरा जो भी कंसेप्ट होता है वो सेट हो जाता है। तो नेटवर्किंग होता है, इसलिए इसीलिए बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दिमाग में सोचिए कि अच्छा हो जाएगा और छोड़ दिए, तो क्या होगा कई बार कि आपको आता रहेगा और एग्ज़ाम में आप उसको लिख नहीं पाइएगा या ये नहीं कर पाइएगा। आप जैसे सुनते होइएगा ना, कोई लड़का बोलता है या कोई स्टूडेंट बोलता है कि हमको तो पता था लेकिन क्या नहीं हम एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पाए। उसका रीज़न यही है कि वो पेन नहीं चलाया होगा, वो दिमाग चलाया लेकिन पेन नहीं चलाया। तो पेन चलाना ज़रूरी है, और मैथमेटिक्स में तो एकदम इनएविटेबल है पेन चलाना। पेन, आप बिना मैथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के आपका मैथ अच्छा हो ही नहीं सकता है, इसके लिए मैं कह सकता हूँ। अब देखिए इसका दो तरीका होगा। एक तो ये कि हम लोग इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करें, 3 टर्म इधर है 2 टर्म इधर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 टर्म होगा, उसको सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट करें। दूसरा तरीका ये होगा कि हम अपना दिमाग यूज़ करें। तो देखिए एक पैटर्न इसमें दिख रहा है। एक फॉर्मूला बचपन में आप लोग पढ़े होइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो उसमें पढ़ाया गया होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इस पूरे चीज़ को अगर देखें तो आप इसको ए प्लस बी के जैसा सोच सकते हैं। ये ए प्लस बी है और ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे, ए के जगह पे रूट अगर है तो देखिए रूट एक्स प्लस 1, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस ए बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स, और 1 का स्क्वायर करेंगे, बी के जगह पे क्या है 1 है, बी के जगह पे 1 है, ए के जगह पे रूट एक्स है, तो ये 1 हो जाएगा। एकदम यही यहाँ पे है। इसका मतलब क्या, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ए का क्यूब यानी रूट एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब। तो हमारा ये क्या आया, एक्स, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, या अच्छा होगा कि हम डायरेक्टली एक्स का पावर 3/2 लिखे प्लस 1। तो ये हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है। तो इस इतने वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 3/2 प्लस 1। अभी दिखने में भी बहुत इजी लग रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1
प्लस यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो 1 को हम dx भी सिंपली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x सिंपली लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब थोड़ा सा कर सकते हैं dx, क्योंकि पिछले वाले में आप देखे हैं इस चीज़ को कैसे करे हैं, अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिए। तो x का पावर 5/2 और नीचे में 5/2 प्लस x प्लस c, इसको लिख सकते हैं 2/5 x का पावर 5/2 प्लस x प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए। तो जब भी अभी चूंकि हम लोग एक्स टू द पावर एन की फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, तो हम अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने लगेंगे और ज़्यादा सोचने लगेंगे यह क्या है क्या नहीं। देखिए नीचे जब भी हमारा डिनोमिनेटर, एक चीज़ हमेशा थंब रूल बना लीजिए कि जब भी डिनोमिनेटर अगर बड़ा टर्म है तो उससे हमको दिक्कत हो सकता है, डिनोमिनेटर अगर छोटा टर्म है तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे और वो इंडिविजुअल टर्म में स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमारा डिनोमिनेटर एक छोटा सा टर्म है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे सारे टर्म में। तो अगर डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पे क्यूब से क्यूब कट गया, यहाँ पे क्यूब से सिर्फ पावर कटा, एक्स बच जाएगा, तो एक्स पावर कट करे एक्स बचा हुआ है, यहाँ पे हमको पावर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 माइनस 3। ये कैसे हम करें हैं, ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन अगर होता था तो ए का पावर एम माइनस एन हम करते थे ना, सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो। बेस इसका भी एक्स टू द पावर हाफ है, इसका एक्स टू द पावर 3 है, तो एम माइनस एन हो रहा है। तो ये dx हो गया माइनस ई टू दी पावर एक्स dx। ये हम पहले लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए हैं, ई टू दी पावर एक्स का सेम होता है ई टू दी पावर एक्स। और ये हो गया 1/x dx। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपली होता है log x या ln x। तो ये हो जाएगा, ये हाफ -3 हो जाएगा 1 माइनस 6/2 यानी कि -5/2, तो हो जाएगा x -5/2 प्लस 1, नीचे में भी -5/2 प्लस 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स प्लस ln x प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -5 प्लस 1 -3/2 होगा, तो उसको अगर एक स्टेप लिख ही लेते हैं, चलिए -3/2 और नीचे -3/2 प्लस, सॉरी माइनस है वहाँ पे, माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस ln x प्लस c। एक स्टेप और लिखेंगे, ये 2 को ऊपर चला जाएगा, -2/3 x टू दी पावर -3/2 माइनस ई टू दी पावर x प्लस ln x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट सिंप्लीफाई हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे पावर कैंसिल हो गया तो हम लोग डायरेक्टली इसको कर लिए, लेकिन एक टॉपिक आएगा हमारा आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहाँ पे x का पावर अगर अलग होता उस केस में हम लोग जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं, तो हम लोग वो भी देखेंगे। बट अभी हमारा जो चल रहा है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा जल्दी से अगर लिखना चाहें तो इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं, -1.2 dx प्लस 3x माइनस 0.8 dx प्लस, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन 5x 0.38 dx। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, -1.2 dx प्लस 3x टू द पावर माइनस 0.8 dx माइनस 5x टू द पावर 0.38 dx। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2x माइनस 1.2 प्लस 1 माइनस 1.2 प्लस 1 प्लस 3x माइनस 0.8 प्लस 1 माइनस 0.8 प्लस 1 और माइनस 5x 0.38 प्लस 1 और नीचे में भी क्या हो जाएगा 0.38 प्लस 1 प्लस c। अब इस सबको सिंप्लीफाई अगर करें तो 2 नीचे में क्या आ जाएगा -0.2 और ऊपर में भी क्या आएगा -0.2 प्लस 3 नीचे में आएगा +0.2 और ऊपर में आएगा +0.2 -5 और यहाँ पे 1.38 आ गया और इसको अगर लिखेंगे तो x
1.38 प्लस सी। इसको एक बार सिंप्लीफाई करें तो ये डेसिमल का ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ एक जीरो डाल के डेसिमल हटा सकते हैं, और 2 से कट करें तो 10, यानी कि यहाँ पे -10 x का पावर -0.2, ये भी पॉइंट ऊपर चला गया तो इस डेसिमल को हटा दिए, इस 2 से कट करें तो ये 15 आ गया, तो +15 x का पावर 0.2। और इसको अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं 1.38। डायरेक्टली अगर कटता तो हम काट लेते, लेकिन डायरेक्टली नहीं कट रहा है, डेसिमल में आएगा, तो हमें ज़रूरी नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने की। तो 1.38 अगर ऑप्शन रहेगा उसमें तो ऑप्शन से हमको पता चल सकता है। ऑप्शन से हम ये कह सकते हैं कि ये 1.25 से होता तो 4 के आसपास होता, लेकिन 4 से कम होगा क्योंकि 25 से 38 ज़्यादा है, तो 1.4 से थोड़ा कम 1.3 समथिंग के अराउंड इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब इस केस में भी हम आराम से, क्योंकि चूंकि क्या होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम का तो उस समय हमको पता होता है कि ये प्रॉब्लम इस टाइप का है, तो ये एक तरह से आपको आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए ऐसा करा जाता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइप का थ्योरी सीखें और उस पर कुछ प्रॉब्लम बनाएं और अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम बनाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका उस पर कॉन्फिडेंस बन गया कि चलो ये टाइप अपने को समझ में आ गया, फिर हम जो है दूसरा टाइप का सीखें और दूसरे को फिर प्रैक्टिस करें। तो हमें पता है कि x टू द पावर n फॉर्म है, तो हमको डरना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा टर्म, हम सिंपली क्या करेंगे नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 1/z -1 का स्क्वायर dz। अभी देखिए वेरिएबल dz हो गया, अब इस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2/z हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर dz। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो 1/z स्क्वायर dz माइनस 2 बाहर कर ले और 1/z dz प्लस dz। इसका डायरेक्ट पता है ln z होता है, इसका सिंपली z हो जाएगा, और इसका भी -1/z होता है, लेकिन इसको हम लिख लेंगे तो z का पावर -2 + 1, नीचे में -2 + 1 -2 ln z प्लस z प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/z -2 ln z प्लस z प्लस c। तो ये हमारा आंसर ठीक है, एकदम सही है। जीएन वर्मन वगैरह में जनरली क्या कहता है, निगेटिव टर्म से शुरू नहीं करते हैं, हम लोग पॉजिटिविटी के तरफ जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे z को पहले लिख लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं z -1/z -2 ln z प्लस सी। आप अगर ये लिखे हैं एकदम सही है और कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स वगैरह भी कोई नहीं कट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगेन इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन सिंपल सा है। ऊपर वाले को सिंपली स्क्वायर कीजिए तो 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2x अपॉन x√x dx। तो अगर हम पहला टर्म लिखे तो 1/x√x dx प्लस, अब इसको हम बाहर करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन x√x करेंगे तो x से x कटा और √x से कट करेंगे तो √x बचेगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिखें, चलिए कोई बात नहीं लिख लेते हैं, x√x dx माइनस 2x x√x dx, ठीक है। x से x कटा, यहाँ भी x से पावर कटा, √x से ये x कट के √x बचा, तो हम इसको आगे वाले स्टेप में, ये x√x x टू दी पावर 3/2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर -3/2 dx प्लस √x है, x का पावर 1/2, √x का आप याद करके रख सकते हैं, अगर हमको √x को इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2, लेकिन चलिए रहने दीजिए, याद मत कीजिए, सॉरी मत कीजिए याद, एकदम नहीं। 1/√x dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है पर कोई नहीं, हम इसको करते हैं। तो इसका पहले टर्म का हो जाएगा x का पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1 प्लस x का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और माइनस √x का 2√x होता है, डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो ये नीचे में है 1/√x, तो इसको हम माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -½ + 1 -½ + 1 + c। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -½ उल्टा होगा तो -2
और x का पावर -12। ये 3/2, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, x का पावर 3/2 माइनस ये 1 -12 तो -12, सॉरी +12 और उसका उल्टा हो जाएगा 2, बाहर में माइनस है तो 2 और ये हो जाएगा √x + c। ये हमारा आंसर हुआ। इसको हम लोग 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो कभी आपको 1/√2 करके दिया रहेगा एक फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे √x हमको नहीं लिखना चाहिए, हम यहाँ पे पावर के फॉर्म में अगर बाकी जगह पे लिखे तो यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज हम सारे को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2 सॉरी 1/√x + 2/3 x√x -2√x + c। आंसर दोनों ही सही है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, a + b का होल क्यूब। होपफुली आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहाँ पे क्या है, 1 + √x का होल क्यूब है, तो 1 + 3a² यानी 3√x, 3ab² यानी 3x और b³ यानी कि x√x, या इसको हम x का पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये टर्म है ऊपर में x 3√x + 3x + x√x अपॉन ³ dx। तो इस क्वेश्चन में बस हमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। बट आपको देखना चाह रहा है पेशेंस आप में है कि नहीं, आप पेशेंटली कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 है ये, प्लस 3 को बाहर लेते हैं, x का पावर 1/3 प्लस सॉरी dx प्लस इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 नीचे में और नीचे में 1/3 dx। अब हम क्या करते हैं, इस सारे पावर को सबको पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं, -1/3 dx प्लस 3 और इसको लिखेंगे तो 1/2 -1/3 dx। इसको हम अलग से ही करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 1/2 -1/3, तो ये 1/6 शायद होता है, 3 और -2, 3 - 2 यानी कि 1/6। तो हम इस चीज़ को साइड में कैलकुलेट करके और कुछ स्टेप बचाने के लिए इसको डायरेक्टली हम 1/6 लिख सकते हैं। तो हम 1/6 लिख के और dx साथ में लिख दें तो हमारा थोड़ा स्टेप बच जाएगा, +3 और इसमें क्या है, 1 - 1/3 2/3 होता है। अगर आप देखें 1 - 1/3 तो 2/3 होता है। तो x का पावर 2/3 dx प्लस 3/2 में से 1/3 घटाएंगे, 3/2 - 1/3, तो दोनों का 6 LCM हो जाएगा, 9 - 2 तो 7/6 होगा। तो हम इसको लिख देंगे x का पावर 7/6 dx। अब इस सब को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1/3 + 1 -1/3 + 1 प्लस 3 x का पावर 1/6 + 1 1/6 + 1 प्लस x 2/3 + 1 और 2/3 + 1 प्लस x का पावर 7/6 + 1 और 7/6 + 1 प्लस c। इस सब को सिंप्लीफाई करें तो देखिए इस दोनों को ऐड करने से 2/3 आएगा, उसको रिवर्स कर दीजिए तो 3/2 हो जाएगा, x का पावर 2/3। इस वाले में 6 और 1 7, 6 ऊपर जाएगा तो 6 3 जा 18/7 और x का पावर 7/6। इसमें 5/3 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 9/5 और x का पावर 5/3। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 7 और 6 13, तो ऊपर नीचे 6 ऊपर चला गया, नीचे 13 और x का पावर 13/6 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सिंपल आपके कैलकुलेशन को चेक करना चाह रहा है कि आप कितने पेशेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है और आपको दिखने से पता चल जाएगा कि आसानी से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको स्किप कर दूं क्या, कोई बात नहीं, मैं इसको
थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं इसको ये कर देता हूँ, एक्स का पावर 2/3 माइनस एक्स का पावर 1/4 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 1/2 dx। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स का पावर 2/3 अपॉन एक्स का पावर 1/2 dx माइनस एक्स का पावर 1/4 अपॉन एक्स का पावर 1/2 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1/2, 6, 4 माइनस 3 तो 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/2 तो -1/4 होता है। आप इसको एलसीएम लीजिएगा 4, 2 और -4 तो 2/4 दोनों का हो जाएगा 4। तो सही है। 4 से 1 आएगा, 1 माइनस 2/4 तो ये यही आएगा सही। तो इसको आप लिख सकते हैं x का पावर -1/4 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1/6 प्लस 1, 1/6 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 प्लस सी। तो 7 प्लस 1 6 प्लस 1 एक्स टू द पावर 7/6 अपॉन 7/6 माइनस एक्स टू द पावर 3/4, 1/4 अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं 1/4 1 में से तो 3/4 बचेगा। नीचे में क्या आ जाएगा 3/4 प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/7 एक्स टू द पावर 7/6 माइनस 4/3 एक्स टू द पावर 3/4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए ये हमारा अगले टाइप में आ गया। हम लोग सीखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये साइन इनवर्स x प्लस सी होता है, एकदम वही चीज है, बस हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे और बाहर रूट लगा हुआ है तो बाहर √3 आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 और इसको लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम उसको बाहर करें 1/√3 और ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको लिख देंगे 1/√3 साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये हम लोग a टू द पावर x का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। a टू द पावर x का a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस सी होता है। तो यहाँ पे भी देखिए हम बस सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 3 और 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 3 का पावर x 2 का पावर x dx। तो यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर x 2 का पावर x कट गया तो ये सिंपली 3 बाहर निकाल लेंगे dx हो गया माइनस, इस केस में हम क्या करेंगे 2 बाहर निकालेंगे। अब कोई सोच सकता है कि 2 और 2 एक जैसा है तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको a टू द पावर x के फॉर्मेट में रखना है। तो हम 2 को बाहर निकाल के 3/2 इसका पावर x लिखेंगे, क्योंकि इसका हमको इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 3x माइनस 2 और 3/2 का पावर x और नीचे में ln 3/2 प्लस सी। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x माइनस 2 3 का पावर x और नीचे में लिख देंगे 2 का पावर x और इसको हम ln 3 माइनस ln 2 लिख सकते हैं या ln 1.5 लिख सकते हैं। तो दोनों ही सही है। आप ऑप्शन देख के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ln 1.5 भी लिखते, वो भी एकदम सही होता। तो यही इसका आंसर हो गया। हाँ, अब देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करे थे, अलजेब्रिक करे थे, कुछ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक इंटीग्रेशन, वो भी इंटीग्रेशन एज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन करे थे। इसका मतलब कि हम लोग कोई सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे थे, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कर रहे थे, हम लोग सिंपल ये कर रहे थे कि जो चीज़ हमको डिफरेंशिएशन में पता था बस उसी चीज़ को हम उल्टा कर रहे थे, कि उसी से हम इंटीग्रेशन बना रहे थे। यहाँ भी वही करना है, लेकिन कुछ फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जैसे कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको और भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या है कि अगर हमको टू साइन स्क्वायर एक्स अगर निकालना हो तो हम इसको 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स लिखना हो तो हम इसको 1 प्लस कॉस
2x लिख सकते हैं। तो आपको ये दोनों एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। और अगेन फॉर्मूला याद करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताया हूँ कि सिंपली आप क्या कीजिए, जो फॉर्मूला याद करना है उसको आप पेपर पे लिख के अपने सामने रख लीजिए, और जब प्रॉब्लम बनाइए तो उसको एक बार देख लीजिए, फिर बनाइए, फिर एक बार देख लीजिए, फिर बनाइए। बार बार बनाते बनाते क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इतनी बार उसको देख लीजिएगा, और इतना बार उसको, लेकिन लिख के करना है, ऐसे क्रैम नहीं करना है। जैसे वो देखे उसके बाद हम क्वेश्चन बनाए, तो जैसे हमको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं पता, हम इस जो हम यहाँ लिखे हैं इसी चीज़ को हम देख के कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि 1 + cos 2x का 2 cos²x, तो हम एज इट इज़ यहाँ से इसको करें। एक और चीज़ हम जो अभी से पहले बोल चुके हैं पीछे वाले प्रॉब्लम्स में, कि हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इजी छोटा रहेगा तो हमको पता है कि a+b/c, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/c और b/c, तो और उल्टा ऐसा उसका रिवर्स हम नहीं को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर जितना छोटा रखेंगे हमारा काम उतना ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, 2 cos² x dx। अब इसको करिए तो 1/2 cos² x dx प्लस cos²x/2 cos² x dx। cos से cos कट गया, और यहाँ पे क्या होगा, 1/2 बाहर लीजिए और ये हो जाएगा sec² x dx, और यहाँ पे हाफ बाहर लीजिए और ये सिंपली dx। अब देखिए sec² x का हम लोग सीखे हैं tan थीटा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, बाहर में हाफ है तो tan x, और हाफ और dx का सिंपली x हो जाता है। हम लोग कई बार देख चुके हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 1 है, 1 को x⁻0 समझिए, और x⁻0 + 1/0 + 1, तो x ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सिंपल, ये एकदम स्टार्टिंग का ये प्रॉब्लम है, और देखिए एकदम मतलब हमारा फॉर्मूला वगैरह का कितना अच्छे से यूज हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और उसमें भी ज़्यादा नहीं, हम पिछला जो फॉर्मूला बताए हैं उसी को यूज़ करना है। तो अगर इसको हम लिखेंगे cos² x माइनस sin²x। अब देखिए हमको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज करने आना चाहिए। हम अगर अपने आप को इम्प्रोविज़न अगर हम सीख लें कि किस सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो हमारा काम आसान हो जाता है, इन जनरल लाइफ में भी हो जाता है, और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में भी हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को देखिए, हम क्या लिखेंगे, cos² x माइनस sin²x, नीचे में cos² x और sin² x dx। अभी देखिए हम पिछले पार्ट में बोले थे a+b, अगर b के प्लस की जगह मान लीजिए माइनस है, माइनस, और नीचे में ab लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि अलग करने से हमारा किसी फॉर्मेट में या तो आ जाएगा या फिर थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो देखिए b से यहाँ b कट गया, a से यहाँ a कट गया, यानी कि 1/b और -1/a हो जाएगा। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है, जहाँ पे a और b के जगह पे cos² और sin² है। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, cos² x अपॉन cos² x इंटू sin² x dx माइनस sin² x इंटू cos² x sin² x dx। cos से cos को कटिए, sin से sin को काटिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec² x dx माइनस 1/sin, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos²x, इसको लिख सकते हैं हम sec² x dx। इसका भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसका होता है -cot x, इसका tan होता है, और सेक वाले में हम क्या बताए थे कि सेक का जैसा होता है वैसा ही कोसेक का होता है, बस उसमें माइनस आता है। तो सेक कोसेक का हो जाएगा -cot x माइनस tan x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस दोनों को मिला के हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे भी रहने देंगे, हमारा एकदम आंसर सही है और काफ़ी है। इन केस अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ, आप पहली बात पॉज कर सकते हैं, दूसरी बात आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, तीसरी बात कि आप खुद से भी ट्राई कीजिए, और इसको आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। आपको मतलब खुद से बनाइए और देखिए कि आप क्या, हम जो बता रहे हैं आप वो सब चीज़ सोच रहे थे, अगर सोच रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं सोच रहे हैं तो आप उन सब चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस में, तो आपका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। tan²x, देखिए क्वेश्चन खुद अपने को हिंट देता है, और हमको अगर सारा फॉर्मूला वगैरह दिमाग में है, हम जैसे बताए कि आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में। आपको अलजेब्रा का सारा जो जितना आइडेंटिटी हम बचपन में 9th क्लास से सीखते आए हैं, उस सारे आइडेंटिटी को एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए। इसके बाद
जो बेसिक जो पिछले क्लास का फॉर्मूला बताए हैं उसको एक जगह लिख लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कन्वर्सन होता है मल्टीपल एंगल वगैरह का, वो सब आपको पता होना चाहिए। प्लस बेसिक फॉर्मूला अगर पता है, उसके बाद आपका जैसे tan स्क्वायर दिखा ना, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में tan स्क्वायर कहीं नहीं दिखा था, तो इसलिए हम, लेकिन हमको सेक स्क्वायर दिखा था, और हमको ये चीज़ पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हम टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और 1 का भी पता है, तो हम इस टेन स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx dx, तो इसका हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी, एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब मैं पिछली बार बता दिया तो अब मैं इसको, हमको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और dx, अब हम इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी dx माइनस 1, तो 1 से कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1 मल्टीप्लाई हो गया। कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, आप लास्ट क्लास अगर नहीं है तो वीडियो लेक्चर लास्ट वाले का लिंक मैं डाल दूंगा, उसको और भी देख लीजिए और उसके बाद इसको फिर फॉलो कीजिए। तो माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो देखिए अभी हम फॉर्मूला थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे, ये फॉर्मूला आपको हमेशा आएगा, इस फॉर्मूले को आप लिख के एकदम साथ में रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में ये होना चाहिए। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके लिए हम ये भी बताए थे, ये भी हो सकता है या साइन के फॉर्मेट में ये भी हो सकता है। तो इसी से हम लोग फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस कॉस 2x। और हमको जब भी पावर से प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टीपल से प्रॉब्लम एकदम नहीं है इंटीग्रेशन में। मल्टीपल जितना भी रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा हम उसको दिखा देंगे कि उसमें सेम सेम क्वांटिटी से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे अगर हमको cos x लिख के ही देखते हैं, तो ये हमारा क्या है बेसिकली 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, माइंड इट एक्स अपॉन 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या सिंपल 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको ओपन कीजिए तो dx प्लस कॉस एक्स dx, इसका हो जाएगा x प्लस साइन, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आपको हमेशा पीछा करेगा, ये और एक tan के फॉर्मेट में होता है, तो इन दोनों फॉर्मूले को आप देख ही लीजिए, जब भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप अगर दिमाग में रखिएगा तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये सिंपल कैसा सिचुएशन है, ये ऐसा सिचुएशन है ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये से ये पार्ट कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा सारा इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, तो यहाँ हो रहा है वो, तो ये क्या हो गया सिंपली एक्स टू द पावर एन हो गया माइनस 2 dx, अब प्लस ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का होता है, ये एक्स टू द पावर n में आ गया, तो x का पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा -1/x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। 2-3 प्रॉब्लम इस सेक्शन में बचा हुआ है, इसको अगर हम लिखे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सेम सिचुएशन जैसा पिछले वाले में हुआ है वैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्विक करा हुआ है। तो इसमें अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और इस ये से ये कैंसिल हो गया। 1/x डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। 1/x का होता है ln x और इसका होता है tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए cos 2x फिर से आ गया। cos 2x का हमको पता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को इधर अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे डालिए dx अपॉन ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स dx और sec स्क्वायर एक्स का हमको पता है tan x प्लस सी। तो ये सब बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और इससे सोचने का प्रैक्टिस होगा। तो एकदम इसको प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा ट्रैप है। पहली बात, आर्क साइन एक्स इनकेस अगर आपको नहीं पता हो, पुराने ओल्ड फैशन बुक में ये सब चीज़ लिखा होता है। आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स और आर्क कॉस एक्स का मतलब कॉस इनवर्स एक्स। दोनों को अगर ऐड करा हुआ है तो बेसिकली ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और इसका वैल्यू क्या होता है पाई/2। तो हम इतना लंबा चौड़ा को दिमाग ज़्यादा जोर नहीं देना है, सिंपली लिखेंगे पाई/2। पाई/2 कांस्टेंट है क्योंकि उसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे पाई/2 x प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। तो आप जो है इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अगर GN वर्मन को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को बनाइए और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है @SAKSHAM सक्षम_मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस पर जुड़ जाइए और वहाँ पे ग्रुप का भी लिंक होगा, तो आप जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।